हेलो। आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उस कविता का शीर्षक है द ट्रीज। द ट्रीज कविता को लिखने वाली कवित्री का नाम हुआ एड्रियन रिच, जो कि एक फेमिनिस्ट थी और एक रैडिकल पोएट थी। तो इस कविता में जो पेड़ हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं महिलाओं को। उन्होंने एड्रियन रिच ने पेड़ों की बात सिंबॉलिकली की है। ठीक है, तो चलिए आज की हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सवाल किया गया है, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो? क्या एक जंगल बिना पेड़ों के हो सकता है? इस कविता में पेड़ कहाँ हैं और वे कहाँ को जा रहे हैं? ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट होता है, वन, वो पेड़ों से बनता है। पेड़ ही नहीं होंगे तो जगह वन कहला ही नहीं सकती। इस कविता में पेड़ जो है वो वन में नहीं है, वो कहीं और है। हम देखेंगे कि वो कहाँ है और फिर हमें ये भी देखना है कि वो जहाँ है वहाँ से कहाँ को जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले स्टैंजा को पढ़ना शुरू करते हैं। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो पेड़ जो अंदर है वो बाहर वन की ओर जा रहे हैं। वो वन, वो जंगल जो इतने दिनों से खाली था, जहाँ कोई पक्षी, कोई चिड़िया बैठ नहीं सकती थी, जहाँ कीड़े मकोड़े छिप नहीं सकते थे, जहाँ सूरज के पांव छाए में दब नहीं सकते थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। तो सन सूरज को कहते हैं, बरी मतलब होता है दबना और फीट हो गए पांव, शैडो मतलब होता है परछाई। तो यहाँ पे बात हो रही है टिंडल इफेक्ट की, जो हमें प्रकृति में देखने को मिलती है। सूरज की किरणें ऊपर से आती हैं नीचे, पेड़ की जो यहाँ टहनियाँ हैं और जो पत्ते हैं वो सूरज की रोशनी को प्राप्त करती हैं और जब रोशनी नीचे जाती है तो देख रहे हैं यहाँ पे टहनियों और पत्तों के शैडोज नजर आते हैं। तो अगर पेड़ होंगे नहीं तो ये शैडोज नहीं बनेंगे ना, किरणें इस तरीके से नीचे नहीं आएंगी और ये शैडोज फॉर्म नहीं होंगे। आगे देखते हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो वन जो इतनी रातों से खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो पेड़ों से भर जाएगा सुबह होने तक। मतलब जब तक कि सुबह होगी तब तक वो पूरी तरह से पेड़ों से भर चुका होगा। अब यहाँ पर स्टैंजा में देखते हैं कि महिलाओं के बारे में किस तरह से चर्चा की गई है। तो जैसे पेड़ यहाँ पे लिखा गया है, अंदर है वो वन की ओर बढ़ रहे हैं। अंदर है मतलब क्या हुआ कि वो चार दीवारी में कैद हैं। तो पेड़ तो नहीं हो सकते ना, पेड़ कमरों में, घर के अंदर चार दीवारी में तो नहीं होते हैं, वो फॉरेस्ट में होते हैं बाहर। वैसे ही महिलाएं भी हमेशा घर के अंदर नहीं रह सकती, वो इंसान हैं और वो बाहर जाना चाहती हैं अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को आज़ादी से जीने के लिए। लेकिन बाहर क्या है? बाहर खालीपन है, बाहर सब कुछ सूना है क्योंकि वहाँ महिलाएं नहीं हैं। उनके ना होने के वजह से समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे महिलाएं बाहर निकलेंगी और समाज में उनका भी स्थान होगा। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The
The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof, like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. पूरी रात जो जड़ें हैं वो काम करती हैं. क्या काम करती हैं? वो खट रही होती हैं खुद को छुड़ाने के लिए. वो खुद को छुड़ाना चाहती हैं दरारों से. जो दरार कहाँ है? वरांदा के फर्श पर है. जो पत्ते हैं वो भी जोर लगा रहे हैं ग्लास की तरफ. ठीक है, तो कांच पे वो जोर लगा रहे हैं. क्यों? उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि तोड़ेंगे तब तो बाहर निकलेंगे ना पेड़. जो छोटी टहनियां हैं वो अकड़ी हुई हैं ताकत लगाने के कारण, और जो लंबी शाखाएं हैं वो छत के नीचे हिल रही हैं, जैसे कि नए नए डिस्चार्ज किए गए मरीज हो जो कि अभी आधे होश में हैं, जो कि बढ़ रहे हैं क्लिनिक के दरवाजों की तरफ. यहाँ पर स्मॉल ट्विग्स जो आप देख रहे हैं ना, और यहाँ लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज. तो ट्विग्स क्या होते हैं? ट्विग्स जो पतली टहनियाँ होती हैं जिसमें से पत्ते निकलते हैं उनको ट्विग्स बोलते हैं. और बोज होते हैं जो मुख्य शाखाएं होती हैं जो कि पेड़ के तने में से निकलती हैं, उनको कहते हैं. तो छोटी टहनियाँ और बड़ी शाखाएं, तो पेड़ों के जो अलग अलग हिस्से हैं, जो लीव्स हैं, रूट्स हैं, ट्विग्स हैं, बोज हैं, वो सभी ताकत लगा रहे हैं कि वो खुद को आज़ाद कर सके उस सिकुड़न से. ठीक है. अच्छा, यहाँ जो शफल है, शफल का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो छत है और यहाँ पर पेड़ हैं, तो इनकी जो शाखाएं हैं वो ऊंची है, पेड़ जो है वो ऊंचा है, तो ये जो है जगह है नहीं, छत से वो बाहर तो नहीं निकल सकती. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्हें दिक्कत हो रही है, वो अकड़ गई हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्रैम्प वर्ड यूज किया गया. क्रैम्प का मतलब होता है अकड़ना. ठीक है, क्रैम्प मतलब अकड़ना. और वो जो है बढ़ रहे हैं न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स की तरह, है ना. हाफ डेज्ड, हाफ डेज मतलब जो आधी होश में हो. ठीक है, फुल्ली कॉन्शियस ना हो. किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्लिनिक के दरवाजों की तरफ. तो जो हॉस्पिटल के दरवाजे हैं जिससे कि वो बाहर निकलेंगे, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. अब उन्हें आज़ाद होने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, वो आज़ाद होने के लिए तड़प रहे हैं. ठीक है, और वो पूरी ताकत लगा रहे हैं. हालांकि वो बहुत स्वस्थ नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से बाहर निकले. तो जैसे हम लोगों ने पेड़ को देखा, हम महिलाओं के बारे में भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं खुद को जो सामाजिक बंधन है उनसे आज़ाद करने के लिए. जो समाज की रूढ़िवादी विचारधारा है, जो कुरीतियां हैं, उससे खुद को आज़ाद करने के लिए, बेड़ियों से मुक्त होने के लिए. और ऐसा करने में उन्हें बहुत ताकत लग रही है, और उन्हें ठीक से पता भी नहीं है कि वो पूरी तरह खुद को छुड़ा पाएंगी कि नहीं, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही हैं. हालांकि उन्हें थकान भी हो रही है, पर खुद को आज़ाद करने के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा, और वो पूरा प्रयास कर रही हैं. अगला स्टैंजा देखते हैं. आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो मैं अंदर बैठी हूँ, दरवाजे खुले हैं वरांडा की तरफ, और मैं बैठकर क्या कर रही हूँ? लंबे पत्र लिख रही हूँ, जिसमें कि मैं मुश्किल से जिक्र करती हूँ जाने का, प्रस्थान का, फॉरेस्ट के घर से. तो ये मैं कौन है? ये मैं है जो पोएटेस है एड्रियन रिच. वो अंदर बैठी हैं और वो बता रही हैं कि उनके जहाँ वो बैठी हैं वहाँ जो दरवाज़ा है वो वरांदा की तरफ खुला है, और वो बैठकर क्या कर रही हैं? लंबे पत्र लिख रही हैं. लेकिन पत्रों में जो घर में क्या हो रहा है? जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मतलब जो ट्रीज हैं,
वो जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनके जाने के बारे में वो मेंशन नहीं करी, वो जिक्र नहीं कर रही है, मुश्किल से कर रही हैं। ठीक है। रात सुहावनी है। जो पूर्ण चंद्रमा है, जो पूरा चांद है, वो चमकता नजर आता है उस आसमान में जो कि अब तक खुला है। जो स्मेल है, जो सुगंध है पत्तों की और लाइकन की, वो अब भी आवाज की तरह कमरों में पहुंचती है। लाइकन क्या होता है? लाइकन फंगस को बोला जा रहा है जिसकी खास स्मेल होती है। ये जो ट्रंक होता है ट्री का, उस पे नजर आता है पैचेस में। ठीक है। तो लीव्स और लाइकन की जो स्मेल है वो आवाज की तरह कमरों में पहुंचती है, अभी ये कह रही है एड्रियन रिच। ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएटेस है वो बता रही हैं कि उन्हें इस बात की खबर है कि महिलाओं ने ये ठान रखी है कि वो आज़ाद होके रहेंगी, लेकिन इस बात का वो जिक्र नहीं करती है। शायद इसीलिए क्योंकि ये तो होना ही था, ऐसा होना ही चाहिए था। अब बोला जा रहा है कि जो रात है वो फ्रेश है, जो मून है वो चमक रहा है, यानी कि खूबसूरती, प्रकृति की खूबसूरती का जिक्र किया जा रहा है। और इसमें ये दर्शाया जा रहा है कि जो प्रकृति है वो भी उनसे मिलने को बेताब है, यानी कि उसे भी खुशी है कि महिलाएं जो है जहां उन्हें होना चाहिए था, फाइनली वो वहां पहुंच पाएंगी अपनी मेहनत से। लास्ट स्टैंजा देखते हैं। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. आगे वो कहती हैं कि मेरा सर या मेरा मन पूरी तरह आवाज़ों से, खुसफुसाहट, धीमी धीमी आवाज़ों से भरा हुआ है। इट इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, जो कि कल शांत हो जाएंगी बिल्कुल। सुनो, कांच टूट रहा है, पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे को बढ़ रहे हैं रात में, हवाएं उनसे मिलने को दौड़ती हैं। जो चांद है वो अब कैसा नजर आ रहा है? शीशे की तरह टूटा, जैसे टूटा हुआ शीशा होता है वैसा, और उसके टुकड़े जो हैं वो चमक रहे हैं क्राउन में। किसके? टॉलेस्ट ओक के। टॉलेस्ट ओक मतलब सबसे ऊंचा ओक का पेड़, और ओक का पेड़ बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। तो जैसे एक चांद है, रात के समय चांद होता है और उसके सामने पेड़ हो, तो उसकी जो शाखाएं होती हैं और जो पत्ते होते हैं उससे वो चांद कैसा नजर आ रहा है? ब्रोकन नजर आ रहा है, जैसे कि उसके टुकड़े हो गए हैं। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो स्थान जो खाली था, जिसे फॉरेस्ट कहा जाना चाहिए था, वहां पेड़ वापस से आ गए हैं, और अब जो चांद पूरा नजर आ रहा था उसके सामने वो पेड़ स्थापित हो गए हैं जो कि अपनी जगह अब तक प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो जो महिलाओं की आवाज़ें थीं, उनके संघर्ष की जो आवाज़ थी, वो कल शांत हो जाएगी जब उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। अब फाइनली जो ग्लास है वो टूट रहा है, और यानी कि उनकी जो बेड़ियां हैं जो समाज ने उन पर लगाई हुई थी वो टूट रही है, और वो लड़खड़ाती हुई आगे जा रही हैं, आगे की ओर बढ़ रही हैं। उन्हें सब कुछ नया सा लग रहा है, लेकिन जो प्रकृति है वो उनके साथ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो अपनी जगह पर पहुंच जाएंगी, और जो वो करना चाहती हैं प्राप्त, वो ज़रूर प्राप्त करेंगी, क्योंकि वो ओक ट्री की तरह है, वो मजबूत ओक के पेड़ की तरह है जो हर परिस्थिति में भी
अडिग रहते हैं, अटल रहते हैं। तो इस तरह इस कविता का अंत होता है। यहाँ थोड़ा सा एड्रियन रिच के बारे में जिक्र किया गया है, लिखा गया है। एड्रियन रिच वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, USA in 1929. She is the author of nearly 20 volumes of poetry and has been called a feminist and a radical poet. तो एड्रियन रिच जो थी उनका जन्म बाल्टीमोर, मैरीलैंड में हुआ था, जो कि USA में है। कब? 1929 में। पोइट्री की यानी कि कविताओं की लगभग 20 वॉल्यूम्स की वो ऑथर रही हैं और उन्हें फेमिनिस्ट और रैडिकल पोएट कहा जाता रहा है। तो फेमिनिस्ट किसे कहते हैं? उन्हें जो कि महिलाओं के समान अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हों और उसका प्रतिनिधित्व करते हों, उन्हें हम फेमिनिस्ट कहते हैं। और रैडिकल पोएट किन्हें कहते हैं? रैडिकल पोएट उन्हें कहते हैं जो कि समाज की जो बुनियादी धारणाएं हैं उनमें परिवर्तन हो, उसके लिए कविताएं लिखते हों। जो कि समाज में चीज़ें बुरी हैं, जो बदलाव आने चाहिए, जो बदलाव आवश्यक है समाज को बेहतर करने के। अब समाज से मेरा मतलब है वो राजनैतिक भी हो सकता है, वो नैतिक भी हो सकता है, वो शिक्षा से भी जुड़ा हो सकता है। किसी भी तरह का बदलाव जो कि मानवता के लिए ज़रूरी है, उसके लिए जो कविताएं रचते हैं ऐसे रचनाकार रैडिकल कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और आप इसे फिर से पढ़ेंगे और उसके बाद इसके जो सवाल हैं इनके जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। अगली बार हम फिर कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।